उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव, बिना शकुंड। इस गांव के ज्यादातर लोग जाकर शहर में बस गए हैं। अब गांव में बहुत कम ही लोग रह गए थे, जिसमें से बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। लेकिन गांव का वातावरण शहर के मुकाबले बहुत शुद्ध है। चाहे सुबह हो या शाम, पंछियों की चहचहाहट से ही शुरू होती है। इस गांव पेट भरने का अभी भी मुख्य साधन खेती ही है। इस गांव में गोपी चाचा की छोटी सी चाय की दुकान है, जिस पर अक्सर गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आकर चाय पीते हैं और अपने जीवन के किस्से एक दूसरे को सुनाया करते हैं। शाम के 7 बज गए हैं। गोपी चाचा की दुकान पर सोहन काका और शैलेंद्र चाचा बैठे हुए हैं। और गोपी, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठाक ही चल रही है सोहन काका। धीरे धीरे ऐसा लगता है समय बदलता जा रहा है। पहले शाम को दुकान पर कई बुजुर्ग लोग आते थे और फिर लंबी बातें होती थीं, जिससे उस वक्त मेरी दुकान भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। हाँ, वो तो है। अब वो समय काफी पहले बीत गया और अब कोई दुकान पर आता भी नहीं है जिसके साथ बैठकर गप सप करी जाए। बारिश भी अब धीरे धीरे बंद हो जाती है और दुकान पर चल रही बातचीत के बीच मोहन और श्याम भी गोपी चाचा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। गोपी चाचा, 2 कप कड़क गर्म चाय लगाओ। इस बारिश के मौसम में 2 कप गर्म चाय पीना तो बनता है, और साथ में गपशप करने में जो मजा वो और कहीं नहीं है भैया। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। आओ बैठो और चाय का आनंद लो। अरे रमेश काका, आप भी यहां हो? मैंने तो आपको देखा भी नहीं। चलो, अब आप भी यहां पर हो तो इसी बहाने आपसे भी बातें हो जाएंगी। और सोहन काका, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बेटा, क्या बताऊं, इस बारिश ने तो सभी का हाल बेहाल कर रखा है। जो भी फसल लगाई थी वो तो अब इस बारिश में सारी बर्बाद हो गई। अब खेतों में थोड़ी बहुत सब्जियां लगाते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर ही हमारा घर चल पाता है। अरे काका, चिंता मत कीजिए। जीवन में बुरे अच्छे दिन तो आते ही हैं। जीवन को शांति से खुलकर व्यतीत करना चाहिए। ठीक कहा मोहन बेटा तुमने। हमें बची जिंदगी को हंसी खुशी से जीना चाहिए। धीरे धीरे रात और भी काली होती जा रही थी। गोपी चाचा की चाय में तो स्वाद ही कुछ अलग है। मानो एक घुट चाय पीते ही सारी समस्या दूर हो गई हो। इसी स्वाद के लिए तो हम गोपी की दुकान पर आते हैं बेटा। सोहन काका, मैंने आपके बारे में गांव में बहुत सुना है। आपके साथ बहुत सारी डरावनी घटना घटी है। क्या वो सब बिल्कुल सच है? हाँ बेटा, मेरे साथ हकीकत में कई बार डरावनी घटनाएं घटी है। क्या वो तू रूह कपा देने वाली डरावनी घटनाएं सुनोगे? अरे हाँ काका, इस बारिश के सुहाने मौसम में यहां चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और आपकी डरावनी कहानी सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अरे हाँ काका, सुनाओ ना अपनी डरावनी कहानी, बहुत मजा आएगा। चलो फिर, तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ एक घटित और डरावनी सच्ची घटना सुनाई देता हूं। कहानी है आज से 35 वर्ष पहले की, जब मौ गांव से कुछ दूर शहर में एक अस्पताल में काम करता था। बस स्टैंड पर एक आखिरी बस आई। जिसमें से मैं और एक सुंदर सी औरत उतरी, जो कुछ अजीब सी लग रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। बस स्टैंड पर कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ये तो जाहिर था, इस समय बस स्टैंड पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिल सकती थी। मेरा घर बस स्टैंड से काफ़ी दूर था। पैदल जाने में लगभग 1 से 2 घंटे तो लग ही जाते। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस कारण मुझे हॉस्पिटल में देर रात तक काम करना पड़ रहा था। फिर वो औरत जो बस से मेरे साथ ही उतरी थी, उसने पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे बहन रुकिए, आप कहाँ जा रही हो? अरे भैया, यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा ही है कि मैं पैदल ही अपने घर चली जाऊँ। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा ही है। मेरा गांव छाया नगर यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। और आपको कहाँ जाना है?
अरे बहन, जाना तो मुझे भी छायानगर ही है, पर छायानगर का ये रास्ता तो जंगल से होकर जाता है ना। पैदल इतनी दूर अंधेरी रात में जाना क्या ठीक रहेगा? अरे भैया, अगर तुम इन बातों पर विश्वास करते हो तो तुम मूर्ख हो। मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। तुम्हें भी छायानगर ही जाना है। चलो फिर मेरे साथ, दोनों साथ मिलकर चलते हैं। वो औरत ये बात बोल तो रही थी, लेकिन मेरा उस औरत पर विश्वास करना मेरे लिए ये सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उस औरत की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ कर दिया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, आसमान में बिजली कड़कने के साथ एक अलग ही सन्नाटा था। बारिश भी अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। बारिश की बूंदें भी अब शरीर पर सुई चुभना सा लग रही थी, पर हम दोनों आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। कुछ समय बाद बारिश बहुत तेज हो गई। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। अब हमें लगा कहीं रुक जाना ही ठीक रहेगा। हमने सामने एक बड़ा सा पेड़ देखा और वहीं पर हम दोनों रुक गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और जंगल से सिर्फ जंगली जानवरों और बारिश की बूंदें की गिरने की ही आवाज़ आ रही थी। और इसके साथ साथ जंगल से कुछ अजीब तरह के जानवरों की भी आवाज़ आ रही थी, पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। बस हमें इंतज़ार था कि किसी तरह बारिश धीमी हो जाए या फिर रुक जाए। वैसे बहन, आपने बताया नहीं आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आ रही हो? थोड़ी देर तक वो औरत शांत रहती है और फिर बोलती है, क्या करोगे भाई आप जानकर? कौन सा इस सफ़र के बाद हमें दोबारा मिलना है? मतलब भैया, मैं तो शहर की हूँ, किसी कम से या गांव आई हूँ। कुछ समय बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब इतने कम समय के लिए मुलाकात करने से क्या फ़ायदा? क्या मतलब? ठीक है, मत बताओ, पर ये तो बता ही सकती हो, तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो? मैं यहाँ से किसी को साथ ले जाने आई हूँ। अच्छा ठीक है। लगभग आधा घंटे बाद बारिश भी शांत हो चुकी थी। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। ये रास्ता घनघोर जंगल और कच्चे रास्तों का था। गांव वालों का कहना था कि इस रास्ते पर रात को जो भी व्यक्ति पैदल आता है, अक्सर वो गांव तक नहीं पहुंच पाता। अब इसके पीछे का राज तो मुझे भी नहीं पता था। बारिश पड़ने के कारण जंगल में काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पैदल चलने में भी काफी मजा आ रहा था। लेकिन जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज कहीं ना कहीं मुझे भयभीत सा कर रही थी। ये औरत भी मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि ये ना ही मुझे अपना पता बताना चाहती थी और ना ही ये मुझसे बातें करना चाहती थी। ये सिर्फ मेरे साथ सिर्फ आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। इसे मानो बिल्कुल भी डर न लग रहा हो, पर मैंने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैं भी उसके साथ आगे बढ़ता रहा। तभी हमें सामने एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था, अगर आ गए हो तो लौट कर मर जाना, और अगर जा रहे हो तो वापस मत आना। मुझे ये पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आया और मैंने उस औरत से पूछा, अरे बहन, इस बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या तुम कुछ समझ पा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। काफी रात भी चुकी है। ज्यादा वक्त बर्बाद करना हमारे लिए सही नहीं है। हाँ बहन, आप ठीक कह रही हो। फिर से हम दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल से कभी भेड़िए की आवाज तो कभी उल्लू की आवाज लगातार आ रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि इस बार बारिश ने तो हद ही पार कर दी। बारिश बहुत तेज पड़ने लगी। हम दोनों भाग भाग कर जल्दी से कुटिया के पास पहुंचे, जो कि बिल्कुल सूम शाम पड़ी थी। उसने कोई नहीं था, लेकिन हमने अंदर जाना उचित नहीं समझा, इसलिए हम दोनों बाहर ही खड़े रहकर बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी बच्चे के रोने की। मुझे ये आवाज सुनकर काफी डर लगने लगा और मैंने उसे औरत से बोला, अरे बहन, क्या ये सब आवाजें सुनी तुमने? आवाज तो सुनाई दी मुझे भी। लगता है कोई जरूरी मुसीबत में है। बहन, इतनी रात को कौन औरत यहाँ जंगल में आई होगी? चलकर देखते हैं, क्या पता वो मुसीबत में हो,
इसीलिए रो रही हो। फिर मैं और वो औरत दोनों आगे बढ़े। बारिश अभी भी लगातार पड़ रही थी। कुछ समय किसी की पायल की आवाज़ भी आने लगी। हम दोनों धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करा। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज़ और काला अंधेरा और बिजली की आवाज़ के साथ साथ ये सभी आवाज़ें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उस औरत से कहा, अरे बहन, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। कुछ देर तक उस व्यक्ति का कोई भी जवाब नहीं आया, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत कहीं नहीं थी। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। अब वो पायल की आवाज़ और उस औरत के रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। फिर मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुका और अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अब वह सारी आवाज़ें शांत हो चुकी थी। मैं अपने तेज़ कदमों से ही आगे बढ़ता जा रहा था। तभी मुझे सामने फिर से वही अजीब बोर्ड दिखता है जो कि मुझे शुरुआत में दिखा था। मैं ये देखने के बाद अचंभित रह गया, क्योंकि जो बोर्ड जंगल की शुरुआत में था वो जंगल के इतने अंदर आने के बाद दोबारा कैसे आ गया। मुझे अब सच में बहुत डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद फिर से उस औरत की रोने की आवाज़ आने लगती है। मुझे लग रहा था कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। जब मैं उस आवाज के नजदीक गया तो देखा कि कोई आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है। ठीक से वह दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब मैं और नजदीक गया तो देखा वो वही औरत थी जो मेरे साथ थी। मैंने पूछा, अरे बहन, कहाँ खो गई थी और अब यहाँ क्यों रो रही हो? तभी वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बिजली की एक तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान में तेज रोशनी चमकता है, जिससे वह औरत अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखने के बाद तो मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। मैं डर के मारे एक जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके हनुमान जी का नाम लिया और वहां से भाग निकला। मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहा था। मेरे पास इस समय भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं भागता रहा। अचानक से मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं बस स्टैंड पर पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहां से तुरंत ऑटो पढ़कर अपने घर वापस आ गया और फिर मैंने कभी भी उस हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी नहीं करी। और आज भी मैं उस बस स्टैंड पर रात को जाने से बहुत डरता हूँ। उस दिन के बाद मैं रात को ना ही उस बस स्टैंड की तरफ गया और ना ही रात की ड्यूटी की।